नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं अखिलेश। आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 17 पढ़ाऊंगा। विज्ञान विषय में जो पाठ 17 है वो उस पाठ का नाम है कंप्यूटर, यानी वो कंप्यूटर से रिलेटेड पाठ है। यानी आज हम जानेंगे कंप्यूटर क्या चीज़ होती है, कैसे काम करता है, थोड़ी बहुत चीज़ें हम आज सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगी। और भी सोशल मीडिया लिंक पे जुड़ने के लिए, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जुड़ने के लिए, आप इस सभी लिंक को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये सारे वेबसाइट के लिंक आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17 जिसका नाम है कंप्यूटर। पहले तो देख लेते हैं इस पाठ में हमको पढ़ना क्या क्या है, वो बिंदु देख लेते हैं। देखिए, पहले कंप्यूटर की परिभाषा एवं गुण, यानी कंप्यूटर की डिफिनीशन यानी परिभाषा और उसके गुण क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, वो पढ़ेंगे। कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, उसके प्रकार कितने हैं वो जानेंगे। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जानेंगे। पर्सनल कंप्यूटर के भाग एवं कार्य, कंप्यूटर के उपयोग, यानी पर्सनल कंप्यूटर पीसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीसी बोलते हैं या डेस्कटॉप बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में हमारा लैपटॉप भी आ जाता है, ठीक है। और इन सभी के उपयोग क्या हैं, कहाँ कहाँ हम कंप्यूटर के उपयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे और देखेंगे कैसे काम करता है, पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो कंप्यूटर, उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों को कंप्यूटर शब्द पता होगा। आज के समय में, वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए तो उम्मीद है मुझे कि लगभग ज़्यादातर लोगों को पता होगा कंप्यूटर शब्द के बारे में। ये नहीं पता हो सकता है किसी को ना पता हो कि कंप्यूटर क्या होता है, लेकिन उन्होंने सुना ज़रूर होगा कि कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ होती है। अब कंप्यूटर होता क्या है? अक्सर हर वो चीज़, हम कह सकते हैं हर वो चीज़ जो कुछ बिजली का इस्तेमाल करे, यानी कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप का सामान हो और वो हमारे कार्यों को आसान करे, ठीक है, हम उसे कंप्यूटर कह सकते हैं। जैसे हमारा हो गया क्या, कैलकुलेटर हो गया, हाथ की घड़ी हो गई, ठीक है, दीवार की घड़ी हो गई, इन सबको भी हम कंप्यूटर कह सकते हैं। अंतर क्या है कि ये सब एनालॉग कंप्यूटर में आएंगे और जो कंप्यूटर नंबरों पे चलते हैं उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो अभी इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। देखिए, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग सामान्यतः उन स्थानों पर किया जाता है जहां कार्य तेज एवं अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। यानी जहां बहुत सारा कार्य हो, उस कार्य को जल्दी से करना है, तो वहां पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर की परिकल्पना सर्वप्रथम सन 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। यानी कंप्यूटर के बारे में जो एक सोच बताई थी, तो वो चार्ल्स बेबेज थे, इसीलिए इनको कहा जाता है कंप्यूटर के जनक। कंप्यूटर के जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। कब किया था इन्होंने? अपनी जो सोच, अपनी जो विचार थे, वो 1833 में सबके सामने रखे कि हाँ, ऐसी भी कोई चीज़ हम बना सकते हैं, ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो 1833 में इन्होंने कंप्यूटर शब्द या कंप्यूटर के बारे में कुछ ऐसी परिकल्पना, अपने अपने सोच विचार व्यक्त कर दिए, ठीक। अब पहले थोड़ा सा जान लेते हैं चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना चार्ल्स बेबेज, इनका फोटो भी ये बना है, देखिए। देखिए, चार्ल्स बेबेज, सर चार्ल्स बेबेज ने 1833 में स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की परिकल्पना दी। मतलब 1833 में इन्होंने स्वचालित, जो खुद से कार्य सारा कर सके, यानी सोच विचार जो भी है, जोड़ घटाना गुणा भाग, तार्किक गणनाएं जो भी हैं, वो कंप्यूटर या कैलकुलेटर खुद से कर सके। उन्होंने एक ऐसे यंत्र की परिकल्पना की जिसमें आर्टिफिशियल मेमोरी हो और जिसमें दिए गए प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेसिंग किया जा सके। अच्छा, प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेसिंग, ये जो प्रोसेसिंग शब्द है, इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे हमारा दिमाग है,
हम अपने कानों से जब बातों को सुनते हैं, अपनी आँखों से कोई चीज़ देखते हैं, तो हमारा दिमाग क्या करता है? कुछ ना कुछ कार्य करने लगता है। दिमाग हमको बताता है कि ये चीज़ हमने देखी है, ये चीज़ हमने सुनी है, तो अब इसके जवाब में हमको ये चीज़ करनी चाहिए। होता है ना, हमारा दिमाग कहता है तभी तो हम कोई कार्य करते हैं। जब हमारा दिमाग कहता है हाथ उठाइए, तभी आप हाथ उठाते हैं, अपने आप तो हाथ उठ नहीं जाता। तो प्रोसेसिंग, इसी को प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है? चार्ल्स बेबेज अपने 40 वर्ष के अथक परिश्रम एवं सरकारी मदद के बावजूद इस यंत्र को बना ना सके। यानी इन्होंने परिकल्पना दे दी, सारी बातें बता दी कि ऐसा हो सकता है। इन्होंने उस पे काम भी बहुत काम किया, लेकिन इन्होंने ये उसको बना नहीं पाए। बहुत मेहनत की इन्होंने, लेकिन उस यंत्र को ये बना नहीं पाए। इन्होंने 2 मशीनें बनाई थी। एक मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन, एक मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन। अब ये दोनों मशीनें जो थीं, देखिए डिफरेंस इंजन, इसके नाम से ही पता चलता है, डिफरेंस मतलब होता है घटाना। तो इन्होंने जो डिफरेंस इंजन बनाया था, वो डिफरेंस इंजन सिर्फ़ घटाने का काम करता था। उसके बाद एक इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन सारे काम करता था, जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कर देता था। तो 2 मशीनें तो इन्होंने बनाई थी, लेकिन दिक्कत क्या थी कि वो स्वचालित नहीं थी। उन मशीनों पूरी तरह से स्वचालित नहीं थी वो मशीनें, इसीलिए उन्होंने ये परिकल्पना दी इन मशीनों को बनाने के बाद। अब परिकल्पना दी, तो वही कार्य इन्होंने आगे बढ़ाया धीरे-धीरे, लेकिन बहुत प्रयास के बाद ये बना नहीं पाए और एक समय में उनका देहांत हो गया। ठीक? अब तो क्योंकि तब इन्हें उस समय, अब आज 1833, उस समय तो बिजली भी अच्छे से नहीं मिलती थी। तो यही बात थी कि अधिक परिष्कृत यंत्र बनाने के लिए अत्यधिक क्षमता का विकसित नहीं हो पाई थी। यानी उस समय उतनी क्षमता नहीं थी सामानों में, ना ही बिजली की सुविधा उपलब्ध थी। तो ये सारी चीज़ें थी नहीं, इसलिए प्रयास तो इन्होंने बहुत किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग याद कर लेंगे एकदम, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऐसे ही याद कर लीजिए, जो जो फर्स्ट प्रोग्रामर, या ना जिसने कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्राम लिखा था, ठीक है? उनका नाम था एडा अगस्ता, ठीक है? आप याद कर लेंगे, अगस्ता, एडा अगस्ता, ठीक? ये नाम था फर्स्ट प्रोग्रामर। ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी। इनको फर्स्ट प्रोग्रामर की उपाधि दी गई है, ठीक है? इनका नाम था एडा अगस्ता। तो ये याद कर लेंगे। कोई पूछता है कि कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो चार्ल्स बेबेज। और पहली प्रोग्रामर कौन है, या फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, तो एडा अगस्ता, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आते हैं अब कंप्यूटर की परिभाषा पे। कंप्यूटर की परिभाषा एवं गुण। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति शब्द से हुई है, कंप्यूट शब्द से हुई है। यानी कंप्यूट से बना है कंप्यूटर, कंप्यूट में पीछे रा जोड़ दिया गया तो कंप्यूटर बन गया, ठीक? जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूट का मतलब होता है, कंप्यूट करना मतलब गणना करना, ठीक है? अतः एक कंप्यूटर को आमतौर पर एक गणन युक्ति यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस का माना जाता है। लेकिन आज के समय में ये उससे कहीं आगे का कार्य करते हैं, ठीक है? कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेटिंग का काम नहीं करता, कैलकुलेटर वाला काम नहीं करता। कंप्यूटर आज के समय में बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े कार्य करता है। यहाँ तक कि कंप्यूटर की मदद से ही हम अंतरिक्ष यान छोड़ पाते हैं, ठीक? जो मिसाइलें हैं वो छोड़ पाते हैं, कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ पाते हैं, ठीक है? कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करके करते हैं ना? चलिए, तो माना जाता है कि जो अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन को तेज़ी से कर सकता है, ठीक है? यानी गणना का मतलब जो अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन, तार्किक मतलब लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब जैसे हम किसी कार्य को सोच पाएँ। यानी हम गाड़ी तेज़ चला रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये विचार आए कि अगर हम बहुत तेज़ चलेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है, तो हम क्या करेंगे? धीमे हो जाएँगे, ठीक? ये ऐसे ऐसे सोच विचार को हम कहते हैं तार्किक या लॉजिकल, ठीक है? जैसे अब परीक्षा में हम हमारे दिमाग में विचार आया कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम परीक्षा में पास नहीं होंगे। ये क्या है? ये लॉजिक है। और अगर हम पढ़ेंगे तो हम पास ज़रूर हो जाएँगे, नंबर, और बहुत पढ़ेंगे तो हमारा नंबर भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है? ये क्या है? ये हमारा दिमाग सोचता है और ये तर्क होता है।
जो दूसरे लोग भी आपको कहते हैं कि आप ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर आएँगे। लोग कहते हैं ना, अब नहीं पढ़ोगे तो आप नंबर नहीं पाओगे, ऐसे कहते हैं। ये है तर्क, इसी को बोलते हैं तार्किक ऑपरेशन, ठीक है? लेकिन अधिक सही तौर पे कहा जाए तो कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ़ गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूज़िक, ग्राफ़िक, इंटरनेट आदि अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। आज के समय में हम क्या कर रहे हैं? हमारा मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की तरह कार्य करता है ना। इंटरनेट से हम जुड़ जाते हैं इसमें, टी मूवी देख लेते हैं, गाने सुनते हैं और इंटरनेट पे अपनी काम की चीज़ें खोज भी लेते हैं। तो क्या है? यही तो है। तो कंप्यूटर सिर्फ़ जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं कर रहा। आज के समय में बहुत सारे कार्य कर रहा है, ठीक है? देखिए, अतः हम यह कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो निर्देशों के सेट, जिसे प्रोग्राम कहा जाता है, के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इसके बाद यह परिणाम का प्रदर्शन या प्रिंट करता है, यानी जो भी प्रोसेसिंग करेगा उसके बाद उसका रिजल्ट हमको दिखाएगा या देगा। यह डेटा को एक्सेप्ट यानी स्वीकार करता है, फिर स्टोर भी करता है और उन्हें मैनिपुलेट यानी उनमें बदलाव, हेर फेर करना, मतलब मैनिपुलेट का मतलब कि किसी डेटा में कुछ बदलाव करना है तो वो हम कर सकते हैं, भी करता है। कंप्यूटर का विकास, अब आते हैं कंप्यूटर का विकास हुआ कैसे, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए, कंप्यूटर का विकास जो है, सबसे पहला जो गणना यंत्र माना जाता है, वो गणना यंत्र यानी मैकेनिकल डिवाइस में सबसे पहले थी अबेकस। ठीक, सबसे पहला गणना यंत्र या सबसे पहला कंप्यूटर कहा जाता है अबेकस को। इसके बाद कई सारे बने, जैसे पास्कल, लॉरेंस जैकब, एटास फवेरी आदि ने कई डिवाइसें बनाई, किंतु किसी भी डिवाइस में मेमोरी नहीं थी। फिर 17वीं सदी या 17वीं शताब्दी यानी 1833 के आसपास चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन या डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि चार्ल्स बेबेज ने दो मशीनें बनाई थी, एक एनालिटिकल और एक डिफरेंस इंजन, ठीक है? तथा उसमें मेमोरी भी डाला और वही समय था कि जब एडा अगस्ता ने उसमें प्रोग्राम भी डाला, ठीक है? लेकिन फिर भी जिस तरह की मशीन की कल्पना चार्ल्स बेबेज ने की थी, उस तरह की मशीन वो बना नहीं पाए थे उस समय। उन्होंने परिकल्पना की, दो मशीनें भी बनाई, एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन। इसीलिए इनको जनक कहा जाता है, क्योंकि कम से कम इन्होंने परिकल्पना की और उस रास्ते पे अपने पग बढ़ाना स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है? चलिए, तो फिर क्या हुआ? उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई, यानी एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन के बाद ही, डिफरेंस मशीनों को बनाने के बाद ही आधुनिक युग के जो कंप्यूटर है, इनके विकास का एक झंडा गाड़ा गया उस समय, ठीक है? यानी एक मशाल जला दी गई और वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लगी। आज के सभी कंप्यूटर में मेमोरी सबसे बड़ी विशेषता है। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनैक, ENIAC, ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का युग शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया है, ये हम ध्यान देंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की जनरेशन है या विकास की पीढ़ियाँ इनको कहते हैं। तो कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियाँ जो है वो 5 भागों में बांटी गई हैं। अब देखिए 5 भाग कैसे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन इसको बोलते हैं, 1945 से 1955 तक चली। इसमें मुख्य डिवाइस के रूप में यानी मेमोरी के रूप में क्या इस्तेमाल होता था? वैक्यूम ट्यूब। मेमोरी और प्रोसेसिंग के रूप में वैक्यूम ट्यूब ही इस्तेमाल होते थे, यानी मुख्य डिवाइस कहा जाता था इनको। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए मुख्य डिवाइस क्या था? वैक्यूम ट्यूब, या इसको निर्वात नली कहते हैं। कैसा होता था? एक ट्यूब के जैसे होता था, जैसे हमारा बल्ब होता है ना, 100 वाट वाला जो पीला पीला बल्ब जलता है, ठीक है? उसी तरह का होता था, वैसे ही कुछ बना होता था, लेकिन बस वो एक नली के जैसा, जैसे पेन है तो ऐसे लगभग इससे थोड़ा सा मोटा होता था, जैसे मार्कर होता है जिससे लोग पढ़ाते हैं बोर्ड पे, वैसा कुछ होता था, ठीक है? अब आते हैं द्वितीय जनरेशन, इसको द्वितीय पीढ़ी कहा जाता था। 1955 से 1964 तक माना जाता है इसको। इसमें मुख्य डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। ट्रांजिस्टर
वैक्यूम ट्यूब से अधिक शक्तिशाली था, इसीलिए इसका इस्तेमाल हुआ और ये गर्म कम होते थे। वैक्यूम ट्यूब जैसे आपने देखा होगा 100 वाट वाला बल्ब बहुत गर्म हो जाता है, जबकि एलईडी बल्ब कम गर्म होता है। तो वैसे ही निर्वात जब हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे तो ये गर्म जल्दी होते थे और ख़राब भी होते थे। वहीं ट्रांजिस्टर फिर द्वितीय पीढ़ी में जब इस्तेमाल होने लगे तो ये गर्म कम होते थे। फिर तृतीय पीढ़ी में हम आए, 1964 से 1975 तक चला। इसमें हमने आईसी का यूज़ किया। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये होता था। आईसी का यूज़ किया। चतुर्थ पीढ़ी में हमने जो चला था हमारा 1975 से 1989, ठीक। इसमें हमने प्रोसेसर का यूज़ किया। अब ये प्रोसेसर जो बने थे वो बने थे आईसी से ही, आईसी को मिला के ही बने थे। और ये साधारण आईसी नहीं, इस आईसी को और अपग्रेड किया गया था, यानी इसका एक नया वर्जन बनाया गया था, उसका नाम था वीएलएसआई, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी वीएलएसआई और ये सब एमएसआई, ये सब जो इंटीग्रेशन थे, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एमएसआई हो गया, वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। तो इनका इस्तेमाल किया गया। और फिर पंचम पीढ़ी 1989 से अब तक, यानी जिस जनरेशन में हम अभी कार्य कर रहे हैं, जब हम ये मान लीजिए आज की तारीख है 2 मार्च 2021, आज के समय में हम पांचवी पीढ़ी में जी रहे हैं, यानी कंप्यूटर के विकास की जो पांचवी पीढ़ी है उसी में हम जी रहे हैं। 1989 से अब तक का ये सारा समय और जो आगे का समय है वो भी पांचवी पीढ़ी में ही गिना जा रहा है अभी तक, ठीक है। इसमें क्या हो गया, आधुनिक इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आधुनिक इंटीग्रेटेड सर्किट में जो आता है वो यूएलएसआई आता है। यूएलएसआई का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूएलएसआई मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पांचवी पीढ़ी में इस चिप का इस्तेमाल हो रहा है और साथ साथ और भी चीज़ें चीज़ें खोजी जा रही हैं, और भी चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। जैसे इंटरनेट की बात करें, नेटवर्क की बात करें, तो हम अभी तक 3G चला रहे थे, 2G चला रहे थे। पहले 2G आया। सबसे पहले जो आप जान लीजिए, सबसे पहले नेटवर्क जब शुरू हुआ था तो सीडीएमए नेटवर्क पे पहले सीडीएमए नेटवर्क चलता था। फिर जीएसएम आया, जीएसएम में जीपीआरएस नेटवर्क आया, जीपीआरएस के बाद 2G नेटवर्क आया, फिर 3G आया, 3G के बाद 4G आया, और अब धीरे धीरे हम 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक। यानी फिफ्थ जनरेशन 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन, उसी को पंचम पीढ़ी भी कहते हैं नेटवर्क के क्षेत्र में, ठीक है। धीरे धीरे फिर आगे के समय आएगा जब हम 6G और 7G भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 5 पीढ़ियाँ थी। अब आते हैं कंप्यूटर के प्रकार। देखिए, कंप्यूटर के प्रकार में कंप्यूटर को उनके आकार और कार्य करने की क्षमता के आधार पर निम्नवत विभाजित किया गया है। एप्लीकेशन के आधार पर, ठीक है, एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर को 3 प्रकार में विभाजित होता है। देखिए कौन कौन से। पहले एनालॉग कंप्यूटर, फिर डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए एनालॉग क्या होता है, ये कंप्यूटर भौतिक राशियों में किसी सतत परिवर्तित गुण के मापन के आधार पर कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। देखिए, विज्ञान जैसे आपने देखा होगा, अब एनालॉग कंप्यूटर आप मान लीजिए जो हमारी मोटरसाइकिल होती है, जो एग्जांपल है उसका उदाहरण आप जान लीजिए। मोटरसाइकिल में हमारी एक मीटर लगी होती है जिसमें सुई ऐसे बना होता है, जो सुई ऐसे जब हम गाड़ी भगाते हैं, तेज भगाते हैं तो ऐसे सुई भागने लगती है ऊपर को। ये जो मीटर होता है, इस तरह के मीटर को हम कहते हैं एनालॉग। अब कहा जाए तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनके जो काम करने का तरीका है वो तरीका हम उसको खोल ओल के देख सकें। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। ये कंप्यूटर द्विधारी यानी बाइनरी अंकों का उपयोग करते हैं। अधिकांशतः कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होती है। आज के समय में अगर देखा जाए तो अधिकांश ज़्यादातर चीज़ें आपको डिजिटल ही मिलेंगी, क्योंकि अब मोटरसाइकिल में भी आपने देखा होगा डिजिटल मीटर आ रहा है, जैसे उसमें नंबर लिख के आता है, ठीक है। पहले क्या होता था, सुई आता था, आज भी आता है, लेकिन अब धीरे धीरे भाई नंबर वाले मीटर आ रहे हैं। तो अब हर जगह हम क्या करते हैं, डिजिटल होना चाहते हैं, ठीक है। अब डिजिटल कंप्यूटर का विकास हर जगह हो रहा है। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के जो कंप्यूटर बनाया जाता है उसी को हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखते हैं, अभी तक एप्लीकेशन के आधार पे 3 कंप्यूटर में बाँटा गया था, अब आकार एवं कार्य के आधार पे बाँटा जा रहा है। देखिए कौन-कौन से। आकार एवं कार्य के आधार पे पहला कंप्यूटर है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं। इसी कंप्यूटर को बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ये आप याद रखेंगे। ठीक, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इन्हीं माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी पीसी कहते हैं। पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर। ठीक है। इस कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या लगा होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो इस कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का सारा कार्यभार देखता है, यानी सारा काम करता है। इसे एक सीपीयू, एक मॉनिटर और एक कीबोर्ड, एक माउस लगा होता है। देखिए ये मॉनिटर हो गया, ये सीपीयू हो गया, ये माउस हो गया और ये हमारा कीबोर्ड हो गया। तो पीसी में इतनी चीज़ें आपको मिलती हैं। अब दूसरा आते हैं मिनी कंप्यूटर। यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा तथा अधिक क्षमता होता है। अब इसमें क्या होता है, ये माइक्रो कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर से बड़ा होता है और पर्सनल कंप्यूटर से अधिक क्षमता होती है कार्य करने की इसमें। और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेज़ी से भी कार्य करता है ये। इनकी संग्रहण क्षमता भी माइक्रो कंप्यूटर से बहुत अधिक होती है। ठीक है। तीसरा आते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह कंप्यूटर आकार में माइक्रो एवं मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। ये अति उच्च संग्रह क्षमता वाले बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनका प्रयोग बैंकों या बड़ी कंपनी और सरकारी विभाग में होता है। अब आते हैं आखिरी चौथा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जिसको बोलते हैं। ये कंप्यूटर सबसे बड़े आकार के होते हैं, यानी अभी तक जितने हमने पढ़े उनमें सबसे बड़ा आकार होता है सुपर कंप्यूटर का। यह कंप्यूटर तेज गति एवं अत्यधिक संग्रह क्षमता वाले होते हैं। सुपर कंप्यूटर में अनेक सीपीयू होते हैं, जिसके कारण ये कंप्यूटर दिए गए अन्य कंप्यूटर से तेजी से कार्य करते हैं। क्यों तेजी से कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा सीपीयू लगे होते हैं, कई सारे सीपीयू लगे होते हैं, इसीलिए ये तेजी से कार्य करते हैं। ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। और भारत में एक तो परम हो गया, ये सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, परम 1000 सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद कई सारे बने, एक अनुराग भी है। ठीक है। परम और अनुराग ये भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। अब आते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर के दो भाग हो सकते हैं। ठीक। अब ये भाग, इनमें लगे जो डिवाइस हैं उस हिसाब से कहा, डिवाइस के नहीं, किन चीज़ों से मिलके बना है ये कह सकते हैं। तो एक हार्डवेयर भाग होता है, एक सॉफ्टवेयर भाग होता है। अब हार्डवेयर में क्या क्या आता है देखते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं व देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर, कीबोर्ड आदि हार्डवेयर हैं। ठीक है। तो ये हो गया हार्डवेयर। अब इसमें देखिए, ये सीपीयू का डब्बा हो गया, ये हार्डवेयर हो गया। स्पीकर ये भी है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब क्या है, ये सब हार्डवेयर हो गए। ठीक। अब बात इनपुट डिवाइस, इसी में देख लीजिए इनपुट डिवाइस। देखिए, कंप्यूटर के जिन डिवाइसों द्वारा निर्देश एवं डेटा को उपलब्ध कराया जाता है, इन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, कंप्यूटर के जिन डिवाइस से हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, ठीक, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर भेजा जा रहा है तो कीबोर्ड से डेटा जाता है कंप्यूटर के अंदर, यानी कीबोर्ड से हम बटन दबाते हैं तो वो तार के जरिए जाता है सीपीयू में। माउस से भी को जो कार्य करते हैं वो तार के जरिए जाता है सीपीयू में। ठीक है। तो इसका मतलब कीबोर्ड और माउस हमारे क्या हो गए, इनपुट डिवाइस। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस में आते हैं। आउटपुट डिवाइस देखते हैं। यहीं पे देख लीजिए, आउटपुट डिवाइस हम उस डिवाइस को कहते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर हमें डेटा को प्रदान करता है। यानी कंप्यूटर हमको डेटा दिखाता हो या किसी और रूप में हमको डेटा देता हो, ठीक, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। देखिए यहाँ पे
कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को सूचना या रिजल्ट को हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान करती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर। देखिए क्या होता है। मॉनिटर, हम जो कुछ भी लिखते हैं यानी कीबोर्ड से डेटा कंप्यूटर में भेजे, फिर वो डेटा हमको दिखाता है स्क्रीन पे, यानी स्क्रीन पे हमको दिखाई दे रहा है, यानी आउटपुट मिल रहा है। ठीक। कीबोर्ड से हम डेटा अंदर माउस से प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं तो प्रिंटर से फोटोकॉपी निकल के प्रिंट आउट निकल के आता है, तो वो क्या है, वो भी आउटपुट डिवाइस है। तो माउस, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब जिससे चीज़ें बाहर निकल रही हों उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। अब आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम कहते हैं क्या, कंप्यूटर का दिमाग। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। जिस प्रकार मनुष्य प्राप्त आंकड़ों को अपने मस्तिष्क में प्रोसेस करता है, उसी प्रकार सीपीयू इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट डिस्प्ले करता है। हार्डवेयर के प्रकार तो आपको पता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब क्या है, हार्डवेयर के प्रकार। अब इसमें कीबोर्ड और माउस ये क्या है, इनपुट डिवाइस, और मॉनिटर और स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जो भी डेटा हम कंप्यूटर में भेजते हैं वही डेटा पे प्रोसेसिंग करता है और फिर हमको आउटपुट देता है। देखिए सामान्यतः कीबोर्ड में 104 या उससे ज़्यादा बटन हो सकते हैं। ठीक है। कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड होता है, गेमिंग कीबोर्ड होता है, और आपका एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। इस तरह से कीबोर्ड भी आते हैं आपके। ठीक है। माउस माउस भी दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। ठीक है। माउस दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। काम दोनों एक ही जैसा करते हैं। ठीक है, कोई काम करने में कोई अंतर नहीं होता। और स्क्रीन पे माउस का चित्र इस तरह से दिखता है, यानी इस तरह से पॉइंटर दिखता है। फिर स्पीकर, स्पीकर आपको पता ही होगा, स्पीकर का इस्तेमाल हम करते हैं आवाज़ों को सुनने के लिए, यानी कंप्यूटर से गाना सुनने या पिक्चर देखने से जो आवाज़ आती है वह स्पीकर के माध्यम से ही हम तक पहुंचती है। मॉनिटर में सीआरटी एवं टीएफटी, ऐसे और बहुत से तकनीक हैं। मोबाइल के लिए अलग अलग तकनीक के मॉनिटर आते हैं। ओ एल ई डी, एस ए एम ओ एल ई डी, ये सब टेक्नोलॉजीज़ हैं। टीएफटी, एलईडी, एलसीडी, ये सब क्या है, ये सब मॉनिटर की टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं इसको, और ये टीएफटी। ठीक, दो प्रकार के आपके यहाँ पे दिए हैं, ऐसे बहुत होते हैं, एलसीडी भी होता है, एलईडी भी होता है। ठीक है। तो मॉनिटर का काम होता है स्क्रीन दिखाना, यानी अगर आप मूवी देख रहे हैं तो मॉनिटर पे ही देखेंगे, भले वो टीवी का मॉनिटर हो या कंप्यूटर का मॉनिटर हो, जहाँ आपके पास जो मॉनिटर होगा आप उसमें वो कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। अभी तक हार्डवेयर हमने पढ़ा, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का दूसरा भाग। विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। निर्देशों का एक सेट जो एक विशेष कार्य करता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। यानी जैसे देखिए, हमको किसी ने, हमारे माता पिता निर्देश देते हैं तो उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। वैसे ही हमें पहले कंप्यूटर में कुछ निर्देश देने डालने पड़ते हैं कि कोई अगर आपसे ये काम कहता है तो आप ये काम करोगे। ठीक, ऐसे होता ना, हमारे माँ बाप बोलते हैं कि किसी दूसरे से कोई भी चीज़ लेके नहीं खाना चाहिए, तो हम जब हमें कोई देता है तो हम क्या करते हैं, हम मना कर देते हैं। यानी माता पिता ने हमारे दिमाग में निर्देश डाल दिया। ठीक। अब ऐसा कोई कंडीशन, ऐसी कोई स्थिति हमें जब सामने मिलती है तो हम उस हिसाब से अपने दिमाग में सोचते हैं कि हमारे दिमाग में ये चीज़ हमारे माँ बाप ने बताई है तो हम वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे ही कंप्यूटर होता है। पहले कंप्यूटर को कुछ निर्देश दे दिए जाते हैं, प्रो उसी निर्देशों को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है। अब जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके रिलेटेड, उससे संबंधित कोई कार्य कंप्यूटर को देता है, तब वो कंप्यूटर सोचता है कि ये कार्य उसको कैसे करना है या नहीं करना है। ठीक है। यही तरीका होता है सेम कंप्यूटर का। अब जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं, पबजी ही मान लीजिए, पबजी खेल रहे हैं या और कोई गेम हो गया। ठीक। तो गेम किसी ने बनाया है ना, किसी कंपनी ने बनाया है, तो वो एक सॉफ्टवेयर हो गया। अब उसमें गेम में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वही चीज़ आप खेल सकते हो। ठीक है। जो जो सामान उसमें है वही वही सामान का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि कोई
अलग से हम पबजी के अंदर ही दूसरा गेम काउंटर स्ट्राइक खेलेंगे, उसी के अंदर वो भी खेलेंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बनाने वाले ने उसको वैसा निर्देश नहीं दिया है। तो यही होते हैं निर्देश। प्रोग्राम के निर्देश कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने, डेटा को प्रोसेस करने तथा रिजल्ट को आउटपुट करने के लिए निर्देशित किए जाते हैं। कंप्यूटर का सारा कार्य, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जो भी डेटा आता है उसको प्रोसेस करता है, क्रियान्वित करता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है प्रोसेस करने के बाद उसका उत्तर मॉनिटर पर देता है। ठीक है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो भी गेम हो गया या नोटपैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, कंप्यूटर में जो चीज़ें हम करते हैं, हर चीज़ कंप्यूटर में जो भी हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार के होते हैं, वो हम आगे जैसे जैसे कंप्यूटर पढ़ेंगे वहाँ हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं पर्सनल कंप्यूटर के भाग एवं कार्य, यानी पीसी के भाग और कार्य, पर्सनल कंप्यूटर के भाग एवं कार्य। तो ये पर्सनल कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा जा सकता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। अब आते हैं डेस्कटॉप पे। देखिए डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, अभी ऊपर जो चित्र था उसी को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर है। यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे किसी भी मेज पर रखकर प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसे डेस्कटॉप या डेस्कटॉप पीसी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा देखिए लैपटॉप। लैपटॉप ऐसा होता है, आपने ये भी देखा होगा कहीं ना कहीं। लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको कोई व्यक्ति अपनी गोद में रखकर भी कार्य कर सकता है। यह साइज में बहुत छोटा होता है और वजन में भी हल्का होता है। कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते। इसमें पावर के लिए बैटरी और एसी विद्युत, यानी जो हमारे घरों में बिजली आती है उसी को एसी विद्युत कहते हैं। ठीक है, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें बैटरी भी लगी होती है एक, और जो पावर सप्लाई घरों में आती है उसी को एसी विद्युत कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं पाम टॉप कंप्यूटर, यानी समझ लीजिए एक तरह से हमारा मोबाइल। ठीक है, ये कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनको हथेली पर रखकर चलाया जा सकता है तथा व्यक्ति अपनी जेब में रख सकता है। आजकल मोबाइल में यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। पाम टॉप कंप्यूटर में कैलकुलेटर के समान बटनों वाली कीबोर्ड होती है और एक छोटी स्क्रीन होती है। यह बैटरी से चलाया जाता है, जैसे हमारे मोबाइल में बैटरी लगी होती है। ठीक है, और मोबाइल में हमें जब लिखना होता है तो कीबोर्ड निकल के आता है और हम अब लिख लेते हैं। तो यही चीज़ें हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा मोबाइल भी आजकल पाम टॉप की जगह ले रहा है। ठीक है, पाम टॉप का सारा कार्य करता है। पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य कार्य, इसके कार्य देख लेते हैं। इनका प्रयोग इंटरनेट के उपयोग के लिए किया जा सकता है। शब्द एवं गणनाओं का प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन बनाने का काम किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन क्या होता है, जब हम किसी को कोई चीज़ समझाते हैं तो उसके लिए हम कुछ फिक्स आंकड़े बना के एक लाते हैं, तो सॉफ्टवेयर के रूप में वो हम आंकड़े बनाते हैं और उसे कंप्यूटर पे चलाते हैं। ठीक है, उसी को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। बच्चे गेम खेलने में इनका प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर का उपयोग गेम खेलने में लोग करते हैं। सांख्यिकी गणना का कार्य भी पर्सनल कंप्यूटर द्वारा मुख्य रूप से किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर निर्माण करने का कार्य भी पर्सनल कंप्यूटर से किया जा सकता है। सेल्स तथा प्रोडक्शन का कंट्रोल भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बहुत सारे कार्य करते हैं, रिजर्वेशन और बहुत कुछ है जो हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेमोरी। मेमोरी देखिए, यह किसी भी डेटा को अस्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यह मुख्यतः दो रूप की होती है। देखो मोबाइल में होता है, आपने देखा होगा कि हम सिर्फ दो मेमोरी को जब मोबाइल खरीदते हैं तो उसका उसके बारे में जब देखते हैं तो सिर्फ दो मेमोरी को ध्यान देते हैं, एक तो रैम एक रोम। रैम कहते हैं 1 GB 4 GB, और रोम 64 GB। 4 64 का मोबाइल है, 3 64 का मोबाइल है, 3 32 का मोबाइल है, ऐसे कहते हैं ना। तो वहाँ रैम और रोम की बात की जा रही है। ठीक, मेमोरी कई प्रकार की होती हैं। अभी यहाँ पे हम मेमोरी पढ़ रहे हैं, वो हो यहाँ पे समझ लिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसी मेमोरी होती हैं। अभी हम यहाँ पे प्राइमरी पढ़ रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी, इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक रैम होता है एक रोम होता है। तो अभी हम पहले पढ़ते हैं रैम को। रैम रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी भी डेटा अथवा सूचना को संचित करने के लिए रैम का उपयोग करते हैं।
इसमें डेटा अथवा सूचना को आवश्यकता अनुसार पढ़ा एवं परिवर्तित किया जा सकता है। यानी हम मोबाइल की स्क्रीन ऑन होती है या कंप्यूटर का स्क्रीन जैसे ही ऑन होता है, हमारा रैम मेमोरी काम करने लगता है। यानी जो कुछ भी डेटा हमको दिखाई देता है स्क्रीन पे, वो रैम मेमोरी की वजह से ही दिखाई देता है। अगर रैम मेमोरी नहीं होगी तो स्क्रीन पे आपको डेटा नहीं दिखाई देगा। आप इतना याद कर सकते हैं, इतना समझ सकते हैं। यह सूचना रैम में तब तक रहती है जब तक पावर सप्लाई रहती है। ये जाहिर सी बात है, अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो स्क्रीन पे आप जो भी कार्य कर रहे थे वो हट जाता है, या कंप्यूटर पे जो भी कार्य कर रहे थे, अगर लाइट चली गई तो कंप्यूटर बंद हो जाता है और वो जो कार्य कर रहे थे वो हट जाता है। दोबारा आप कंप्यूटर खोलेंगे तो वो कार्य आपको वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ये तभी तक मेमोरी में रहती है जब तक पावर सप्लाई इसको मिलती रहती है। पावर सप्लाई बंद होने पर सारी सूचना विलुप्त हो जाती है। तो ये क्या है, अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, अब रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, यह एक अस्थायी मेमोरी है। जब पावर सप्लाई स्विच ऑफ हो जाती है तब भी इस मेमोरी में डेटा संग्रहण किया हुआ डेटा, जो रखा डेटा होता है इसमें सेव किया होता है इस मेमोरी में, वो डिलीट नहीं होता, वो लुप्त नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग अब सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई क्षेत्रों में भी हो रहा है। कंप्यूटर के उपयोग को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वैज्ञानिक उपयोग है, वाणिज्य व्यापार उपयोग है और शिक्षा में। अभी हम जो कार्य कर रहे हैं ये क्या है, ये शिक्षा में इसका उपयोग हो रहा है। यानी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का उपयोग करके। मोबाइल भी हमारा एक कंप्यूटर है ना, तो हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं ना पढ़ाई में। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप इस वीडियो को देखेंगे और फिर पढ़ेंगे। ठीक, तो ये शिक्षा में उपयोग हो गया। ऐसे ही वैज्ञानिक लोग कृत्रिम उपग्रह को या मिसाइल को आसमान में छोड़ने के लिए करते हैं। वाणिज्य व्यापार जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, वहाँ से हम कंप्यूटर के द्वारा ही सामान को ऑर्डर करते हैं और वो सामान हमारे घर पे आ जाता है। ये वाणिज्य व्यापार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका उपयोग होता है। कंप्यूटर के अन्य कार्य, कंप्यूटर से फोटोकॉपी करना, फोटोग्राफी, फोटो निकालना, बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, डाकखाने, बड़े बड़े उद्योग आदि में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ये सब हमको पता है कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ होता है। अब देखिए, कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा को समझ सकता है। यानी कंप्यूटर सिर्फ हमारा मशीन लैंग्वेज को यानी मशीनी भाषा को समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, मशीनी भाषा को। ठीक, इस भाषा में केवल दो ही अंकों का अर्थात 0 एवं 1 का ही प्रयोग किया जाता है। इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं इसको। इस प्रणाली में सारे अंक, अक्षरों तथा चिन्हों को 0 और 1 के द्वारा ही अंकित किया जाता है। बाइनरी संख्या के प्रत्येक अंक को बिट कहा जाता है। यानी ऐसे ऐसे कंप्यूटर में समझ में आता है, ये ऐसे ऐसे हर चीज़ को इस रूप में लिखता है। तो ये 0, ये 1 जो है, ये सब क्या है, बिट है, एक एक। ठीक, अब इनका आंकड़ा कैसे होता है, आंकड़ा इसका समझ लीजिए। देखिए 4 बिट, 4 बिट बराबर होता है 1 निबल के, ये हमको याद करना है। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट के। ऐसे ही 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट के। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के। 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट के। और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट के। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये आंकड़े हमको याद करने हैं। यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि 8 बिट में कितने निबल होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 8 बिट में हमारे कितने निबल हो जाएंगे? 8 बिट में हमारे हो जाएंगे 2 निबल। ठीक, क्या हो जाएंगे? 2 निबल, ये 8 बिट में होंगे। और अगर कोई 4 बिट में पूछ रहा है तो 4 बिट में 1 निबल। ठीक है, चलिए ये हो गए। अब देखते हैं हमने क्या सीखा इस पाठ में, एक सारांश पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन या डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया तथा उसमें मेमोरी डाला। उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक मशीन की शुरुआत हुई। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनायक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इनायक
सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, याद रखेंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? इनायक। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस पर देता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। याद रखेंगे, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा आप बिना कीबोर्ड का प्रयोग किए किए कंप्यूटर का नियंत्रण कर सकते हैं। इसका प्रयोग स्केच, डायग्राम आदि ड्रा करने तथा निर्देश देने के लिए किया जाता है। मेमोरी किसी भी डेटा को अस्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। अस्थायी रूप से रोम संग्रहित करती है यानी रीड ओनली मेमोरी, और अस्थायी रूप से रैम संग्रहित करती है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी पूरा नाम होता है। रोम, जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। ये पाठ हमारा समाप्त हो गया। अब हमारे पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो शुरू हो गए यहाँ से। ये अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे। ये पाठ उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ आपने नया सीखा होगा आज। तो ये सारे अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। ये पाठ समाप्त हो गया। अब अगला पाठ, यहाँ आज तो ये आप कक्षा 6 का जो आखिरी पाठ था। तो अब आगे क्या करेंगे हम? आगे हम धीरे धीरे चीज़ों को फिर से दोहराएंगे। ठीक है? अब क्योंकि ये पाठ 17 ये आपकी किताब का आखिरी पाठ था, तो हम आगे चीज़ों को अब धीरे धीरे दोहराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम रिवीजन चालू करेंगे। तो अगली वीडियो हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है? चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।